हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। यंग के द्विचित्र प्रयोग के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हमने डायग्राम में यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के जो अरेंजमेंट है, जो व्यवस्था, उस व्यवस्था को हमने दिखा दिया। ये एस एक वर्णीय प्रकाश का स्रोत है, यानी मोनोक्रोमेटिक लाइट का स्रोत है। अब एस से इक्वल डिस्टेंस पर दो स्लिट S1 और S2 है। ये S1 और S2 स्लिट कैसे आते हैं, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। अगर स्रोत S के सामने में एक पर्दा को रख दें और पर्दे पर दो पतले छिद्र कर दें, तो ये दोनों स्लिट की तरह व्यवहार करने लगेंगे। अब ये चूंकि S1 और S2 दोनों S से इक्वल डिस्टेंस पर है, इसलिए है ना, ये दोनों जो स्रोत हैं वे कला संबद्ध स्रोत की तरह व्यवहार करेंगे। अब इन दोनों स्रोतों के सामने जब एक पर्दे को रख दिया जाता है, तो पर्दे पर क्रमागत अल्टरनेटिव डार्क और ब्राइट फ्रिंज क्या होती है, प्राप्त होती है। अब पर्दे पर प्राप्त होने वाली ब्राइट और डार्क फ्रिंजों की एक्सप्लेनेशन यंग ने इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के द्वारा किया, यानी प्रकाश के व्यतिकरण के द्वारा पर्दे पर प्राप्त होने वाली है ना दीप्त और अदीप्त फ्रिंजों की व्याख्या की गई। उन्होंने किस तरह से व्याख्या किया, तो सुनिए। अब ये S1 और S2 कला संबद्ध स्रोत की तरह व्यवहार करेंगे, तो इसका मतलब S1 और S2 से निकलने वाले जो प्रकाशीय तरंगे होगी वो कला संबद्ध तरंगे होगी। और जब ये तरंगे एक दूसरे से अध्यारोपित होती है, तो हम लोग देखते हैं है ना कि किसी बिंदु पर एक तरंग का श्रृंग दूसरे के श्रृंग से मिलता है, यानी कि क्रिस्ट क्रिस्ट से मिलेगा या ट्रो से मिलता है। यहाँ पर ये जो डार्क वाला लाइन है ना, ये क्रिस्ट यानी कि श्रृंग को दिखा रहा है, और ये डॉटेड वाला जो लाइन है ये ट्रो यानी कि गर्त को दिखा रहा है। तो हम देख रहे हैं कि किसी पॉइंट पर क्रिस्ट क्रिस्ट से मिला, यहाँ पे ट्रो से मिला। तो जहां पे क्रिस्ट क्रिस्ट से मिलेगा, ट्रो से मिलेगा, यानी कि श्रृंग से मिले, गर्त से मिले, वहां पे लाइट की रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड और रिजल्टेंट इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाती है। और ऐसे इंटरफेरेंस को हम लोग कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहेंगे, रचनात्मक व्यतिकरण कहेंगे। और उन बिंदुओं के सामने पर्दे पर ब्राइट फ्रिंज मिलेगी, यानी कि दीप्त फ्रिंज मिलेगी। फिर हम लोग देख रहे हैं कि माध्यम के किसी बिंदु पर एक का क्रिस्ट और दूसरे का ट्रो मिल रहा है। यहां पर भी देखिए, एक का क्रिस्ट और दूसरे का ट्रो मिल रहा है। तो जिन बिंदुओं पर एक का क्रिस्ट और दूसरे का ट्रो मिले, एक का श्रृंग दूसरे का गर्त मिले, वहां पे लाइट का रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड और रिजल्टेंट इंटेंसिटी मिनिमम हो जाती है। और वैसे इंटरफेरेंस को, व्यतिकरण को हम लोग विनाशी व्यतिकरण कहते हैं, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। और इन बिंदुओं के सामने पर्दे पर हमें डार्क बैंड प्राप्त होती है। इस प्रकार पर्दे पर प्राप्त होने वाली है ना ब्राइट और डार्क फ्रिंजों की एक्सप्लेनेशन इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के द्वारा हो जाती है। और ये इंटरफेरेंस जो प्रॉपर्टी होती है वो एक वेव की प्रॉपर्टी होती है। इस तरह से इस एक्सपेरिमेंट से है ना लाइट के वेव नेचर की पुष्टि होती है। इससे ये ज्ञात होता है कि प्रकाश एक प्रकार की तरंग है। अब हम लोग पर्दे पर प्राप्त होने वाली इस ब्राइट और डार्क बैंडों की चौड़ाई का एक्सप्रेशन देखेंगे। अब हम लोग इंटरफेरेंस ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश के व्यतिकरण में पर्दे पर प्राप्त होने वाले फ्रिंजों की चौड़ाई का व्यंजक प्राप्त करेंगे। इसके लिए अरेंजमेंटल डायग्राम को हमने यहाँ पे बना दिया है। इस डायग्राम का जो डिस्क्रिप्शन है इसको हमने यहाँ पे इंग्लिश में लिख लिया है। वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट कर लें, बाद में इसे हम हिंदी में भी एक्सप्लेन कर देंगे। सबसे पहले हम लोग डायग्राम को देख लेते हैं। डायग्राम में S1 और S2 है ना, यहाँ पे S1 और यहाँ पे S2 है। ये दोनों मोनोक्रोमेटिक लाइट का स्रोत हैं। और इससे जब कला संबद्ध प्रकाशीय तरंगे निकलेगी, कोहेरेंट लाइट वेव्स निकलेगी, तो उनके अध्यारोपण के कारण इस पर्दे पर ब्राइट और डार्क फ्रिंजे प्राप्त होगी। अब देखिए, S1 और S2 दोनों का मिड पॉइंट O है, और इस S1 S2 पर OC एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, एक लंब डाला गया है। इसका मतलब है कि ये पॉइंट C भी S1 और S2 दोनों से इक्वल डिस्टेंस पर होंगे। और जब पॉइंट C S1 और S2 से इक्वल डिस्टेंस पर होंगे, तो C पर पहुंचने वाले दोनों तरंगों का पथांतर 0 होगा।
यानी S1 और S2 से तरंगे चल करके जब पॉइंट C पर पहुंचेगी तो उनका पाथ डिफरेंस क्या होगा, 0 होगा। और हम लोग जानते हैं कि जिस पॉइंट पे पाथ डिफरेंस 0 होता है वहां पे ब्राइट फ्रिंजें प्राप्त होती है, क्योंकि ब्राइट फ्रिंजों का कंडीशन होता है कि पाथ डिफरेंस 2n इंटू लेमडा अपॉन 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो यह आएगा n लेमडा, जहां n 0 1 2 3 एंड सो ऑन। तो जब n का वैल्यू यहाँ पे 0 डालेंगे तो कैलकुलेट करने के बाद 0 आ जाएगा। तो यहां से दो बातें हमें पता चली कि जिस बिंदु पर डेल्टा P 0 होता है वहां पे ब्राइट फ्रिंजें भी प्राप्त होती है, साथ ही साथ वह सेंट्रल फ्रिंज भी होती है, सुनुआ फ्रिंज होती है। यानी कि सी पर बनने वाला जो फ्रिंज होगा वो ब्राइट फ्रिंज होगा, उसके साथ साथ सेंट्रल फ्रिंज भी होगा। अब सी से एक डिस्टेंस आगे एक पॉइंट पी लेते हैं और फिर देखते हैं कि पॉइंट पी पर क्या होता है। अब मैं कुछ और इंपॉर्टेंट बात को यहाँ पे बताना चाहूंगा कि S1 और S2 जो रियल में इतना डिस्टेंस पर दिख रहा है वो इतना डिस्टेंस पर नहीं है, बल्कि ये जो डिस्टेंस D है यानी इनके बीच का ये जो गैप है यह रियल में बहुत कम है। कितना कम, तो ये मिलीमीटर के ऑर्डर का होता है। और ये जो स्क्रीन है जो इतना कम डिस्टेंस पर दिखाई दे रहा है, रियल में इतना कम डिस्टेंस पर नहीं होता है, ये डिस्टेंस बहुत बड़ा होता है, ये मीटर के ऑर्डर का होता है। अब देखिए ये S1 और S2 रियल में एक दूसरे के बहुत निकट है और ये जो पर्दा है ये S1 S2 से बहुत दूर है, जिसके कारण S1 और S2 से जो प्रकाश P पर पहुंचेगी तो ये फील होगा कि एक दूसरे के क्या होगी, पैरेलल आ रही है। बट यहाँ डायग्राम में फील नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर S1 और S2 के बीच की दूरी और पर्दे के बीच की दूरी हमने डायग्राम में थोड़ा है ना बराबर बना लिया है, यानी इनके बीच का अंतर बहुत कम है, लेकिन रियल में ये अंतर क्या होता है, बहुत अधिक होता है। ये बहुत कम होता है, ये बहुत बड़ा होता है। तो देखिए अगर ये बहुत छोटा हो जाए और ये बहुत बड़ा हो जाए, जैसे अगर हम देखें कि अगर S1 S2 इतना दूरी पर है और पर्दा इतना दूरी पर ले लिया जाए, रियल में पर्दा इससे भी दूर, ये कोई 1 मीटर की डिस्टेंस थोड़ी ही है। अगर ये 4 मीटर 5 मीटर के डिस्टेंस पर हो है ना, और ये बहुत एक दूसरे के क्या हो जाए, पास हो जाए, और यहाँ पर हमें जाना हो तो देखिए जब ये लाइन खींचेंगे देख रहे हैं ये लगभग एक दूसरे के पैरेलल प्रतीत होती जा रही है ना। देखिए कहीं कहीं लाइन सट भी जा रहा है, लेकिन अब मैं जो समझा रहा हूं उसको समझने का आप लोग ट्राई कीजिए। तो जैसे भी हो आप अपने दिमाग में लेकर आइए कि ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है। डायग्राम में ये बात फील नहीं हो रही है, लेकिन जब रियल वाला इसका डायग्राम हम बनाएंगे तो उसके लिए इन दोनों को मिलीमीटर के ऑर्डर में रखना होगा और पर्दे को मीटर के ऑर्डर में रखना होगा। तब अगर ये डायग्राम बनाए तो अपने आप फील हो जाएगा है ना कि P पॉइंट पर अगर कोई आदमी बैठा हो तो उसे है ना S1 और S2 दोनों से जाने वाली रे पैरेलल ही क्या होगी, प्रतीत होगी। तो देखिए ये S1 S2 और पॉइंट O से जो भी रे पॉइंट P पर जाएगी वह सब एक दूसरे के क्या होगी, पैरेलल होगी। तो जब ये एंगल थीटा होगा तो यहाँ पर ये भी एंगल क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पर हमने अगर इसको परपेंडिकुलर लिया हुआ है और ये एंगल अगर थीटा हो तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस थीटा। अब ये वाला ट्रायंगल में यानी कि S1 S2 Q में ये 90 डिग्री माइनस थीटा ये 90 डिग्री हो जाए तो ऑटोमेटिक ये वाला एंगल जो है वो क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो डायग्राम में जितनी बातें थी उन सारे बातों को हमने अच्छा से एक्सप्लेन कर दिया हुआ है। अब इसी बात को हमने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लिखा है। अब इसके डिस्क्रिप्शन को हम एक बार और हिंदी में एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट चाहे तो नोट कर सकते हैं। कैसे लिखेंगे, माने कि S1 और S2 दो स्लिट हैं जो लेमडा तरंगदैर्घ्य के एक वर्णीय प्रकाश से उत्सर्जित है। दोनों स्लिटों के बीच की अल्प दूरी स्मॉल d है और दोनों स्लिटों से
है ना, कैपिटल डी डिस्टेंस पर एक पर्दे को रखा गया है। अब पर्दे का बिंदु सी दोनों स्लिट S1 और S2 से इक्वल डिस्टेंस पर है, अतः बिंदु सी पर मिलने वाले प्रकाशीय तरंगों के बीच का पथांतर शून्य होगा, अतः बिंदु सी पर केंद्रीय दीप्त फ्रिंज प्राप्त होगी। अब आगे इसको हम डिस्क्राइब कैसे करेंगे। सपोज a point P at distance x from C। अब बिंदु C से x डिस्टेंस पर एक पॉइंट P को हमने लिया। अब पॉइंट P पर जो पाथ डिफरेंस होगा वह क्या होगा देखते हैं। एट पॉइंट P पाथ डिफरेंस जो होगा डेल्टा P, तो पाथ डिफरेंस क्या हो जाएगा, S1P में से हम क्या कर लेंगे, S2P को हम माइनस कर लेंगे। तो जरा देखिए कि जब S1P में से S2P को हम माइनस करेंगे तो देखेंगे कि S1P जो है S2P से कितना अधिक है। तो अगर यहां से अगर हम एक परपेंडिकुलर यहां पे ड्रॉ कर दें तो हम देखेंगे कि ये दोनों डिस्टेंस बराबर हो गया, और ये वाला जो पाथ है ये वाले पाथ की अपेक्षा इतना ही डिस्टेंस अधिक है। तो इसको हम लिख सकते हैं S1Q, यानी कि डेल्टा P इक्वल टू हमारा क्या आ गया, S1Q आ गया। अब S1Q का वैल्यू हम निकालेंगे तो देखेंगे इन ट्रायंगल S1S2Q, S1S2Q। अब S1S2Q में हम लोग देखेंगे क्या कि अगर ये एंगल थीटा हो तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर हो जाएगा यहाँ पे S1Q अपन हाइपोटेनियस हो जाएगा S1S2, ये हो जाएगा S1Q अपन, अब यहां से लेकर के यहां तक ये जो डिस्टेंस है ये D है, तो यहां से S1Q इक्वल टू क्या आया, D साइन थीटा, है ना। तो S1Q इक्वल टू आ गया D साइन थीटा, इसलिए पाथ डिफरेंस क्या हो जाएगा, पाथ डिफरेंस डेल्टा P इक्वल टू क्या हो जाएगा, D साइन थीटा। इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अब हम देखते हैं ट्रायंगल OPC में, इन ट्रायंगल OPC देखिए OPC में अब ये भी एंगल क्या है, थीटा है। अब OPC में साइन थीटा अप्रोक्स टू क्या हो जाएगा, टेन थीटा, क्योंकि यहाँ पे बनने वाली जितने भी थीटा हैं ये सब स्मॉल एंगल है, और स्मॉल एंगल के लिए छोटे कोनों के लिए साइन थीटा अप्रोक्स टू क्या होता है, टेन थीटा। और जब टेन थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, x अपॉन ये वाला जो डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा, d। अब साइन थीटा का वैल्यू इक्वेशन 1 में क्या कर दे, हम पुट कर दे तो क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हम लोग देखेंगे क्या, ये डेल्टा P इक्वल टू क्या हो जाएगा, D इंटू, अब साइन थीटा का वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर दें तो आ जाएगा x अपॉन D। इस तरह से डेल्टा P इक्वल टू आ गया XD अपॉन D, ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। अब आप लोग इतना नोट कर लें फिर हम आगे चलेंगे। आप लोगों ने नोट कर लिया, अब हम लोग देखते हैं। अब हम लोग पॉइंट P पर मान लेते हैं कि nवा ब्राइट फ्रिंज बन रहा है, यानी कि इफ nth ब्राइट फ्रिंज इज फॉर्म्ड एट P, कि मान लिया कि nवा ब्राइट फ्रिंज जो है वो पॉइंट P पर बन रहा है, तो ब्राइट फ्रिंजों के बनने का कंडीशन जो होता है वो ये होता है कि डेल्टा P इक्वल टू 2n इंटू लेमडा अपॉन 2 से 2 यहां पर कैंसिल हो जाएगा तो आएगा n लेमडा, यानी कि इस कंडीशन में जो डेल्टा P का जो वैल्यू हमने निकाला XD अपॉन D वो n लेमडा के क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि XD अपॉन D इक्वल टू क्या चीज, n लेमडा, तो यहां से x इक्वल टू क्या आ जाएगा, n लेमडा कैपिटल D अपॉन D। अब यहां पर ये जो इक्वेशन आया वह सेंट्रल फ्रिंज से
है ना, nवे ब्राइट फ्रिंज की बीच का डिस्टेंस होगा, यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं xn इक्वल टू n लेमडा d अपॉन d। इसका मतलब यह है कि सेंट्रल फ्रिंज से जो पहला ब्राइट फ्रिंज होगा उसका जो डिस्टेंस होगा तो n के जगह 1 पुट करेंगे तो लेमडा d बाई डी। अब जो दूसरा ब्राइट फ्रिंज होगा उसके लिए n के जगह हम 2 पुट करेंगे तो 2 लेमडा d बाई डी। अब तीसरा ब्राइट फ्रिंज जो होगा उसके लिए हम 3 पुट करेंगे तो 3 लेमडा d बाई डी। इस तरह से चौथे पांचवे छठे करते हुए nवे तक हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ब्राइट फ्रिंजों के लिए पहली ब्राइट फ्रिंज, दूसरी ब्राइट फ्रिंज, तीसरी ब्राइट फ्रिंज कितने कितने डिस्टेंस पर प्राप्त होंगे उसके लिए हमने एक्सप्रेशन निकाल दिए। इसको आप लोग क्या कर लें, नोट कर लें। अब हम लोग देखेंगे क्या कि इस पॉइंट P पर nवा डार्क फ्रिंज बन रहा है ना, nth डार्क फ्रिंज इज ऑब्टेन्ड एट पॉइंट P, यानी कि पॉइंट P पर अब डार्क फ्रिंज बन रहा है। अब डार्क फ्रिंज के लिए क्या होगा, तो डार्क फ्रिंज का कंडीशन होता है डेल्टा P इक्वल टू 2n माइनस 1 लेमडा अपॉन 2। याद रखेंगे कि यहाँ पे 2n प्लस 1 नहीं होगा, याद रखेंगे यहाँ पे 2n माइनस 1 होगा। बहुत सारे किताब में यहाँ पे 2n प्लस 1 लिखा हुआ है, तो याद रखें अगर 2n प्लस 1 लिखते हैं तो n को हमें 0 से शुरुआत करना होगा, और 2n माइनस 1 लिखते हैं तो n को हमें 1 से शुरुआत करना होगा। और हम जानते हैं कि n बराबर 0 ये डार्क फ्रिंज के लिए कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि सुनवा फ्रिंज हमेशा ब्राइट ही होता है, ये याद रखना है। इसीलिए यहाँ पे हम 2n प्लस 1 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 2n माइनस 1 लिखेंगे। लिख देते हैं वेयर n इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन। अब यहाँ पर डेल्टा P इक्वल टू जो हमारा है एक्स डी अपॉन डी, इसको यहाँ पर अगर हम पुट कर दें तो क्या हो जाएगा, एक्स डी अपॉन डी इक्वल टू 2n माइनस 1 लेमडा बाई 2। तो यहां से x इक्वल टू अब क्या हो जाएगा, 2n माइनस 1 लेमडा डी अपॉन, अब d इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा तो हो जाएगा 2d। अब ये जो इक्वेशन है सेंट्रल फ्रिंज से nवे फ्रिंज की बीच की दूरी है, इसलिए इसको हम xn भी लिख सकते हैं। और यहां से xn इक्वल टू आ गया कितना, 2n माइनस 1 लेमडा डी अपॉन 2d। अब यहां से अगर पहले ब्राइट फ्रिंज की दूरी निकालें तो हो जाएगा x1। अब 1 का वैल्यू यहां पर अगर हम पुट करें तो ये 2 हो जाएगा, 2 में से एक जाएगा 1 से गुना करेंगे तो लेमडा डी अपॉन 2d। जब x2 निकालेंगे तो यहाँ पे 2 पुट करना होगा, जब हम 2 पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 दूना 4, 4 में से एक जाएगा 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 लेमडा डी अपॉन 2d। इसी प्रकार से तीसरे चौथे पांचवे छठे डार्क फ्रिंजों की दूरी हम सेंट्रल फ्रिंज से निकालते जाएंगे। अब हम लोगों ने देखा फॉर ब्राइट फ्रिंज, यानी कि डिप्थ फ्रिंजों के लिए जो फॉर्मूला एक्शन होता है वो होता है n लेमडा d अपॉन डी। अब इसके लिए x1 इक्वल टू हो जाएगा लेमडा d बाई डी, x2 इक्वल टू हो जाता है 2 लेमडा d बाई डी एंड सो ऑन फॉर डार्क फ्रिंज। अब डार्क फ्रिंजों के लिए xn इक्वल टू हो जाता है 2n माइनस 1 लेमडा डी अपॉन 2d। अब इसके लिए पहले अधिक फ्रिंज की जो दूरी होती है वो होती है लेमडा डी अपॉन 2d, जो दूसरी अधिक फ्रिंजों की जो दूरी होती है वो हो जाती है 3 लेमडा डी अपॉन 2d। इस प्रकार से अब हम लोग यहाँ पे पर्दा बना करके और देखेंगे कि फ्रिंजों की दूरी कैसे होगी। देखिए मान लीजिए ये पर्दा है, पर्दा पर ये क्या हो गया, सेंट्रल फ्रिंज हो गया। अगर हम लेमडा डी अपॉन डी को हम y मान लें, क्या मान लें, y मान लें, या 1 मीटर मान लें, y नहीं हम क्या मान लेते हैं, 1 मीटर मान लेते हैं। तो देखिए ये हो गया हमारा सेंट्रल फ्रिंज। अब
हमारा जो पहला ब्राइट फ्रिंज होगा यहां से लेमडा डी बाई डी यानी कि 1 मीटर की दूरी पर होगा। अगला ब्राइट फ्रिंज यहाँ पर देखिए फिर 2 लेमडा डी बाई डी। अब इसको हमने जब 1 मीटर मान लिया है तो इसका मतलब ये 2 मीटर पर होगा। उसी तरह से तीसरा क्या होगा, 3 मीटर की दूरी पर होगा। ऐसे ब्राइट फ्रिंज बढ़ता जाएगा। फिर हम लेमडा बाई डी को हमने 1 मीटर मान लिया तो यहाँ पर लेमडा डी बाई डी को अगर 1 मीटर मान लें तो यहाँ पर हम 2 से भाग करेंगे तो ये आधा मीटर हो जाएगा। यानी अब डार्क फ्रिंज, पहला डार्क फ्रिंज यहाँ से कितना दूरी पर होगा तो आधा मीटर पर होगा, 0.5 मीटर। अब दूसरा का डार्क फ्रिंज अब यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे। लेमडा डी बाई डी को अगर हम मान ले तो 3/2 आया। 3/2 का मतलब 1.5, तो यानी कि 1.5 मीटर पर अगला डार्क फ्रिंज होगा। तो जरा हम देखें तो देखते जाएंगे कि ये जितने सारे फ्रिंज हैं सबके बीच का ये जो डिस्टेंस है 0.5 है, 0.5 है। अब देखिए यहां पर ब्राइट होगा, यहां पर ब्राइट होगा, फिर यहां पर ब्राइट होगा। तो हम लोग देखेंगे क्या कि 2 ब्राइट फ्रिंजों के बीच की जो दूरी होगी वह डार्क फ्रिंज की चौड़ाई होगी। और यहाँ पे डार्क हो, अगर यहाँ पे डार्क हो तो इसका मतलब है कि 2 डार्क फ्रिंजों के बीच की दूरी होगी वह ब्राइट फ्रिंजों की चौड़ाई होगी। और हमने ये देखा कि जो सारी जो चौड़ाइयां हैं ये सभी क्या है, एक बराबर है। अब इसको हम जरा थ्योरेटिकल देख लेते हैं। तो अब हम देखेंगे क्या कि विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंज यानी कि ब्राइट फ्रिंज की जो चौड़ाई होगी वह कितनी होगी। तो जो ब्राइट फ्रिंज की चौड़ाई होगी, अब यहाँ पे ध्यान दे, कोई भी फ्रिंज की चौड़ाई से हम लोग बीटा से डिनोट करते हैं। तो ब्राइट फ्रिंज की चौड़ाई क्या होगी कि 2 लगातार डार्क फ्रिंजों के बीच की दूरी, यानी क्या होगी, डिस्टेंस बिटवीन 2 कॉन्सिक्यूटिव डार्क फ्रिंज। अब 2 कॉन्सिक्यूटिव, 2 लगातार डार्क फ्रिंजों के बीच की जो दूरी निकालेंगे तो वह कैसे निकलेगी। तो मान लो पहला कितना आ गया, लेमडा डी अपॉन 2d, और दूसरा कितना आ गया, 3 लेमडा डी बाई डी। तो हम निकालेंगे तो दूसरे में से पहले को घटाएंगे। 3 लेमडा डी बाई 2d में से हम लेमडा डी अपॉन 2d को अगर माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा इसका कितना, 2d, और ये हो जाएगा 3 लेमडा डी और माइनस ये कितना हो जाएगा, लेमडा डी। अब 3 लेमडा डी में से 1 लेमडा डी जाएगा तो कितना आ जाएगा, 2 लेमडा डी अपॉन 2d। 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया। तो बीटा इक्वल टू क्या आया, लेमडा डी अपॉन डी। उसी प्रकार जब हम निकालेंगे विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंज, तो विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंज को अगर हम लोग बीटा डैश से डिनोट करें तो ये भी क्या हो जाएगा कि डिस्टेंस बिटवीन 2 कॉन्सिक्यूटिव ब्राइट फ्रिंज, यानी कि 2 लगातार ब्राइट फ्रिंजों के बीच की जो दूरी होगी वह डार्क फ्रिंज की चौड़ाई होगी। इसको कैलकुलेट करें तो हमने देखा क्या है कि पहला ब्राइट फ्रिंज लेमडा डी बाई डी पर मिल रहा है और दूसरा जो ब्राइट फ्रिंज वह 2 लेमडा डी बाई डी पर मिल रहा है। तो हम दूसरे ब्राइट फ्रिंज में से पहले वाले ब्राइट फ्रिंज को घटाएंगे तो क्या हो जाएगी, ये 2 लेमडा डी अपॉन डी माइनस लेमडा डी अपॉन डी। एलसीएम इसका हो जाएगा डी, ये 2 लेमडा डी में से लेमडा डी को हम माइनस कर लेंगे तो 1 लेमडा डी अपॉन डी आया। इस तरह से हमारा बीटा डैश का भी वैल्यू क्या आ गया, लेमडा डी बाई डी। तो इन्हें दोनों फॉर्मूला से हमने देखा क्या, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट में चाहे वह ब्राइट फ्रिंज हो या वह डार्क फ्रिंज हो, दोनों फ्रिंजों की चौड़ाई सेम होती है और फ्रिंजों की चौड़ाई का एक्सप्रेशन लेमडा डी अपॉन डी होती है। इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे क्या कि इन इंटरफेरेंस ऑफ लाइट the width of bright and dark fringes are same and equal to lambda d upon d। यानी कि प्रकाश के व्यतिकरण में दीप्त एवं अदीप्त फ्रिंजों की चौड़ाई समान होती है
और वह लैम्डा डी बाई डी के बराबर होती है। तो इस प्रकार से इंटरफेरेंस ऑफ लाइट में, प्रकाश के व्यतिकरण में, है ना, फ्रिंजों की चौड़ाई का आवश्यक व्यंजक प्राप्त हो जाता है, रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन प्राप्त हो जाता है।